कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो दूसरा चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए होते बहुत बढ़िया से। आज ये चौथा वीडियो होने वाला है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है ना उसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत अच्छा आंसर होगा, एक सिंपल लैंग्वेज में होगा, ठीक है ना, जिसको आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस आपका काम यही है कि भाई साहब इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मेरे नए हैं तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो पहले से ज्वाइन है तो ठीक है। वहाँ पर हम इसका वीडियो नोट्स डाल देंगे, आप एक नोट्स बना लीजिए इसको, ठीक है ना, और मस्त बवाल मचा के याद कर लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद टेंशन मुक्त रहिए। अब चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। जो भी बच्चे पिछला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ लिए होंगे तो भाई साहब उनके लिए जो है ना यही है कि आराम से उसको एक बार रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर हम एक नोट्स में यहाँ पर इकट्ठा कर लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना किसी समय गंवाए मिल कर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला बात आता है अर्थव्यवस्था है क्या। देखिए आपको हम पहले भी बताए थे अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, पहली वाली वीडियो में, ठीक है ना, जो पहला चैप्टर था। तो हम लोग जितना भी था ना ये अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये गड़बड़ हो गया यार, ये दूसरा चैप्टर का आ गया था। पहले का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर है हम लोग का राजकीय आय और राष्ट्रीय आय। तो पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ ही लिए होते। अब यहाँ से देखिए जो दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे और देखते चलेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं। आपको हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उस कॉन्सेप्ट में बताए हुए आय क्या होता है, आय कितने तरह का होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझा दिए होते। तो इसलिए वो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ से आंसर आप आराम से लिख सकते हैं, वहाँ से मार सकते हैं। बात समझे कि नहीं। दूसरा बात आता है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। ये सारा का सारा जो है ना कॉन्सेप्ट में है, फिर भी जो है एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। जो डायरेक्ट आंसर आप कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं कॉन्सेप्ट। जहाँ पे आंसर कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अलग सटीक हो सकता है, वहाँ पर हम लिख दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है किसी भी देश के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए कि एक वर्ष, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी भी देश के भीतर, किसी भी देश के अंदर, जैसे भारत है तो भारत के अंदर, भारत में जितने भी फैक्ट्री है, जितने भी कंपनी है, उन सभी के द्वारा जो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है ना, चाहे वो विदेशी कंपनी हो चाहे भारत की कंपनी हो, उन सभी का जो अंतिम मूल्य होगा उस सभी का मार्केट वैल्यू जो होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है ये मार्कर बनाती है, कोई कंपनी कॉपी बनाती है, कोई कंपनी गाड़ी बनाती है, तो सभी का जो मूल्य होगा सभी को जोड़ेंगे, उसी को हम लोग जो योग होगा सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब आते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय को समझिए। प्रति व्यक्ति आय के लिए हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते हैं और राष्ट्रीय आय के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें उस देश की जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय एक प्रकार का औसत आय होता है और इसको हम क्या किए थे कॉन्सेप्ट में आपको लिख दिए हुए बहुत बढ़िया से। तो वहाँ से आप आराम से बात समझे कि नहीं, आप देख सकते हैं। पूरा का हम वीडियो डाल देंगे, देखिए यहाँ पर सारा हम आपको समझाए हुए हैं, यहाँ पर लिखाए हुए हैं भी। तो ये सारा आप देखो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यहाँ पर लिखवा दिए कि नहीं लिखवा दिए। सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर भी लिखवा दिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ठीक है ना। घिसावट का अर्थ क्या होता है, पूरा एकदम बढ़िया से समझाए हुए थे। गरीबी के कुछ चक्र यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आय यहाँ पर लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं, ठीक है ना। तो सारा जो है ना बहुत अच्छे ढंग से हम आपको समझाया। देखिए आय का परिभाषा यहाँ पर हम सारा चीज़ लिखवाए हुए हैं, आय क्या होता है। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय, बिहार की आय, सारा चीज़ को हम लिखवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप क्या कर लीजिए, वहाँ पर आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा तो फिर यहाँ पर आंसर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं एकदम बवाल तरीका से। अब ये कह रहे भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा किया गया था। देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका व्याख्या उनके पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। इसका व्याख्या जो था भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने किया हुआ था। इसका व्याख्या अपने पुस्तक में जो है ना पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनके पुस्तक का नाम है, उसी में वो किए हुए थे। उसमें भारत का जो प्रति व्यक्ति आया था मात्र 20 रुपया था, ठीक है ना। यानी एक व्यक्ति एक साल में कितना रुपया कमाता है, 20 रुपया मात्र कमाता है। बात समझे कि नहीं। थोड़ा सा 1 मिनट हम इसको सोजा कर ले हम मोबाइल को, ठीक है ना। अब क्लियर हो रहा होगा, हाँ।
तो वो बात था। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसी को CSO कहा जाता है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मदद करता है। लेकिन भाई साहब 2019 में दोनों को मिला करके NSO राष्ट्रीय नेशनल सैंपल सर्वे नहीं, राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना, नया बना दिया गया 23 मई 2019 को। ये दोनों को मिला करके बनाया गया था, ठीक है ना। तो आप आंसर में यही लिखिएगा क्योंकि BTBC के हिसाब से ये सही है आपको, ठीक है ना। कर राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। इसका भी हम लोग जो है ना कंसेप्ट में बहुत अच्छे ढंग से देखे हुए थे कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाई होगा, ये सबको हम लोग कंसेप्ट में बहुत अच्छे से देखे हुए थे, ठीक है ना। तो जो कंसेप्ट पढ़े होंगे, जो कंसेप्ट लिखे होंगे, ठीक है ना, उसका तो पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे मस्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे, वीडियो लिंक में डाल दे रहे हैं, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप जाइए वहाँ से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। अब आइए यहाँ पर कह रहा है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित कीजिए। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? बिल्कुल सीधा संबंध होता है। कोई व्यक्ति धनी है, गरीब है, इसका सीधा जो संबंध होता है उसके आय से होता है, उसका इनकम से होता है। किसी व्यक्ति का इनकम ज़्यादा होगा तो वो धनी होगा, संपन्न होगा। किसी व्यक्ति का इनकम कम होगा तो वो क्या होगा? गरीब होगा। तो बस बिल्कुल यहाँ पर समझिएगा, आय एवं गरीबी में गहरा संबंध है। गरीब की आय न्यूनतम होती है जिसके कारण उनका बचत भी कम होता है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण कम होता है। पूंजी निर्माण कम दर के कारण उनका निवेश यानी निवेश की क्षमता जो होता है कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका आय भी कम होता है। और आय कम होने के कारण लोग गरीबी में अपना जीवन बसर करते हैं। अर्थशास्त्री रैगनर नरकस ने उसे गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया हुआ था। बड़ी सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति का आय कम होगा तो उसका बचत कम होगा, यानी कम पैसा कमाएगा तो कम बचाएगा। जब कम बचाएगा तो उसके पास पूंजी कम होगा। जब पूंजी कम होगा तो वो कहाँ से कहीं पे निवेश करेगा, चाहे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर से उनका इनकम क्या होगा? उसका कम होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार वो इसका चक्र चलते रहता है और गरीबी के चक्र में वो घूमते रहता है। बात समझिए कि नहीं, ये फंसे रहता है। तो ये एक बात था। दूसरा आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। बहुत ही दिमाग एकदम शांत करके इस क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ना भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक समिति बनाया, ठीक है ना, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना एवं आंकड़े को इकट्ठा करना था, ठीक है ना। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपना प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। प्रथम रिपोर्ट में सन 1848-49 के लिए देश का राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय मात्र 246 रुपये 90 पैसा बताया गया था। बात समझे कि नहीं। राष्ट्रीय आय समिति ने जो पहली अपनी जो प्रस्तुत रिपोर्ट लाया था वो 1948-49 का 1991 में दिया था, ठीक है ना। 48-49 करने का मतलब वित्तीय वर्ष 48-49 का था, लेकिन 1951 में क्या किया, इसको प्रस्तुत किया क्योंकि इसका डाटा को इकट्ठा करना, जोड़ना, बहुत सारा इसमें जो होता है समस्या होता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1951 में लाया और उस समय भारत का जो राष्ट्रीय आय था मात्र 8650 करोड़ था और उसका जनसंख्या से भाग दिया गया तो आया 246.9 रुपये, यानी एक व्यक्ति एक साल में मात्र लगभग 250 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना। ये कितना गरीबी आप देख सकते हैं। दूसरा करेगा 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का स्थापना के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन इसी संस्था के द्वारा होने लगा। 1954 में इसका स्थापना नहीं हुआ था, उसका स्थापना 1951 में हुआ था, लेकिन 1954 ईस्वी से ये काम करना शुरू कर दिया था। कौन? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इतना तो क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम लोग जो है इसको समझते हैं। करें राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है, चर्चा करें। देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर देशवासियों के द्वारा यानी देश के लोगों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा देश के बाहर या अंदर उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना प्रमुख विधि निम्नलिखित है। उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, बात समझे कि नहीं। मूल्य यहाँ पर योग्य विधि और एक व्यावसायिक गणना विधि। मुख्य रूप से 5 तरह का होता है, ठीक है ना। बाकी जो है ना भाई साहब, अगर यहाँ पर आप लिख दीजिए, उसके बाद इसकी जो है प्रमुख विधि का चर्चा करना है तो पूरा चर्चा हम कॉन्सेप्ट में आपको बता दिए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आपको हम समझाए थे कि कैसे, देखिए यहाँ पर
खूब बढ़िया समझिए, व्यय गणना विधि, आय गणना विधि, ठीक है ना। तो इसको हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिए हुए हैं। बस वहाँ से आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर उत्पादन गणना विधि यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर समझा दिए हुए ऑलरेडी। और जो कंसेप्ट लिखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे तो उनके लिए तो समस्या है, लेकिन जो देखे होंगे वो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। तो यहाँ पर से आप आराम से उतार लीजिएगा, ठीक है ना। व्याख्या जो है कॉन्सेप्ट से कर लीजिएगा। अगला जो है प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है। पहला समझिए, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देते हैं तब प्राप्त होता है, जबकि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का योग होता है। मतलब यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है मेरे भाई कि जो जितना भी राष्ट्रीय आय ना, उसमें से देश की जनसंख्या से जब भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आएगा। जबकि राष्ट्रीय आय क्या है कि एक वर्ष के अंदर उस देश में कितना वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जा रहा है, उसका योग, उसका मूल्य का योग किया जाएगा तो राष्ट्रीय आय निकलेगा। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जीवन स्तर को दर्शाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की प्रगति को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय शामिल होता है। सिंपल बात है, प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, राष्ट्रीय आय, जबकि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय शामिल होता है। यानी प्रति व्यक्ति आय जो होता है छोटा होता है, जबकि राष्ट्रीय आय एक बड़ा भाग होता है। दूसरा बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय का संबंध सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से है। यानी प्रति व्यक्ति आय को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, यानी ये छोटा सा पार्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। जबकि राष्ट्रीय आय का संबंध ये क्या है, बृहत अर्थव्यवस्था से, माइक्रो इकोनॉमी से है। बात समझे कि नहीं। आपको हम शुरू में बताए थे कि इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, सब अच्छे ढंग से हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप भाई साहब वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम ये जितना भी इकोनॉमिक्स है ना, उसका एक हम क्या किए हैं, प्ले लिस्ट तैयार किए हैं, और उस प्ले लिस्ट को पढ़ करके आप आराम से एग्जाम में जो है ना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। एक एक करके चैप्टर को वीडियो बाय वीडियो देख करके आप, बात समझे कि नहीं। पूरा वीडियो को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हम बनाए हुए हैं। अच्छे से पढ़िए और जा करके वहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है। देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है तो सिंपल बात है कि वहाँ के देश के अर्थव्यवस्था में क्या होगा, प्रगति होगा। कह रहे हैं क्या, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना तो क्लियर हो रहा है। किसी भी देश की आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो उसके राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। दूसरा कह रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। सिंपल बात है, जो देश का ज़्यादा आय होगा, ज़्यादा इनकम होगा, वो देश उतना विकसित होगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होता है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा ना, तो उससे जीवन स्तर में भी वृद्धि होता है। कह रहा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, जिससे लोगों का बचत बढ़ेगा। अब जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो लोगों का प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो इससे लोग क्या करेंगे, बचत करके पैसा अपना बचाएंगे और उसे पैसा को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, और ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। तो देश भी विकसित होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। करें बचत से लोग पूंजी निर्माण करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, संचार आदि जैसे सुविधाओं का विकास करेंगे। जब लोगों के पास बचत होगा तो क्या करेगा, अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छा हॉस्पिटल बना सकता है, अच्छा स्कूल बनाएगा। बस समझे कि नहीं, बढ़िया बढ़िया चीज़ का विकास होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा खूब आराम से। कह रहा है कि इससे साक्षर, जागरूक एवं इससे एक साक्षर, जागरूक एवं स्वच्छ, यहाँ पर याद रखिएगा, इसको स्वच्छ बना लीजिएगा, इसको हम खुद से लिखेंगे स्वच्छ, पेंसिल से गड़बड़ हो जाएगा, स्वच्छ होगा। स्वच्छ समाज का क्या होगा, निर्माण होगा। इससे क्या होगा कि जब देश का विकास होगा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे रोड, सबका विकास होगा, तो इससे क्या होगा, लोग साक्षर होंगे, जागरूक होंगे, स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे। तो इससे देश की क्या होगा, एक मानव संसाधन का भी विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी किसी भी देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है। या फिर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का विकास में क्या योगदान होता है, चर्चा कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में आंसर बता रहे, इसी को बस आराम से आपको छाप देना है। यही वाला गीत, यही वाला जो है, यही वाला कॉन्सेप्ट है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान, ठीक।
ठीक है ना। और यही आंसर जो है यहाँ तक आप आराम से यहाँ तक लिख देंगे, आपका काम निकल जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल आप आराम से समझ गए। तो देखिए ये था आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इतना आप एक जगह लिख लेंगे तो बिल्कुल आपका काम हो जाए कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अच्छा से उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्लियर कीजिए, ठीक है ना। कभी भी जो है ना आप अस्कत मत कीजिए। आपका 10th क्लास है भाई साहब, अगर आप लेजी अपन कीजिएगा तो समझ जाइएगा कि ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। अभी समय है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और एक अच्छा मार्क्स लाइए जो आपके जीवन भर के लिए आपका एक मार्क्स, मतलब आपके जीवन भर के लिए एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक बार मार्क्स ख़राब हो गया ना तो समझिए कि वो जीवन में फिर कभी सुधरने वाला नहीं है। बात समझिए ना। फिर समय थोड़े आएगा, फिर से 10 साल थोड़े पढ़िएगा, यही काम ज़िंदगी भर थोड़े करते रहिएगा। इसलिए अभी समय है, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। एकदम बवाल मचा के नंबर लाइए और बवाल मचा के पढ़िए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, तब मज़ा आएगा आगे, ठीक है ना। यही एक रास्ता है, पढ़ाई एक रास्ता है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए जॉब लगे नहीं लगे वो अलग बात होता है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा आपके पास ज्ञान होगा, तो आपके बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, सब में अंतर होगा, ठीक है ना। और आप कोई भी काम करेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेस होगा। बात समझे कि नहीं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के आप जॉब लेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़िए अच्छे से, समझे कि नहीं। बात बाकी जीवन अच्छा निकल जाएगा, गारंटी है आपका, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए भाई साहब, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू चैप्टर के साथ बवाल मचाते हुए। तब चलिए, जय हिंद।